हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे डायबिटीज मेलाइटिस और इसी लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हमने टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस डिटेल में डिस्कस किया, उसकी पैथोफिजियोलॉजी और उसके ट्रीटमेंट को समझने की कोशिश की। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। अब ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है क्या? ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस सबको पता है कि ये वो आपका डिसऑर्डर है जिसमें हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, टाइप 1 में रीजन क्या था? हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था, यानी कि हमारी खुद की इम्यूनिटी की वजह से ही हमें ये टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस हुआ था। अब टाइप 2 के पीछे क्या कारण है ये हम समझते हैं, इसकी पैथोफिजियोलॉजी को हम समझते हैं। तो टाइप 2 जो डायबिटीज मेलाइटिस है, बेसिकली ये क्या है? एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हो। डिसऑर्डर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बहुत सारे इसमें आपकी प्रॉब्लम्स के कॉम्बिनेशन की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, देखते हैं हम कौन कौन सी आपकी मेटाबॉलिक कंडीशन है जिसकी वजह से ये आपका टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के लिए स्पेसिफिकली ध्यान रखेंगे, सबसे पहली बात तो ये क्या है? आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी कि हमारी खुद की जो बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ना, इसमें बॉडी में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, किस किस चीज की वजह से ये हो सकता है। तो देखिए, इसमें कुछ आपकी क्या है, कुछ एक्टिविटीज है, कुछ कंडीशंस है। उनमें से अगर किन्हीं भी 3 या 4 कंडीशन बॉडी में आपकी देखने को मिलती है, कोई भी 3 या 4 कंडीशन, तो आप कह सकते हो कि इंसान को टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है। तो वो कंडीशंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात है आपका, अगर किसी भी इंसान का जो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल है, यानी कि सुबह अगर वो अपना ग्लूकोज लेवल टेस्ट करता है बिना कुछ खाए पिए, और फास्टिंग जो उसका ग्लूकोज लेवल है अगर वो मोर देन या इक्वल टू 126 mg/dl आता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये पहली कंडीशन है जो इंसान को टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के लिए तैयार कर देती है, यानी कि उसे डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है टाइप 2। दूसरी कौन सी कंडीशन होनी चाहिए या हो सकती है? वो है आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल। ट्राइग्लिसराइड लेवल, अगर किसी भी इंसान की बॉडी में ट्राइग्लिसराइड लेवल आपका कितना है, मोर देन या इक्वल टू 150 mg/dl है, तो ये भी आपकी एक कंडीशन है जो इंसान को टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस की ओर लेके जा सकती है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है आपका HDL लेवल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सबको पता है ये हमारा गुड लिपोप्रोटीन है। तो अगर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन दोनों के केस में अलग अलग है, मेल और फीमेल के केस में, तो अगर फीमेल्स में ये जो HDL है लेस देन या इक्वल टू 50 mg/dl है, तो और अगर मेल की बात करूं तो लेस देन या इक्वल टू 40 mg/dl है, तो ये भी एक कंडीशन है जो इंसान को डायबिटीज मेलाइटिस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस की ओर लेके जाती है। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा ब्लड प्रेशर। अगर किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर जो है आपका वो क्या है, मोर देन या इक्वल टू 130/85, ठीक है, mmHg है, तो भी इंसान डायबिटीज मेलाइटिस के करीब जा रहा है। ठीक है, फिफ्थ आपका जो पैरामीटर है वो है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। सबको पता है वेट को बताता है ये। ठीक है, तो अगर BMI भी दोनों में अलग अलग होता है, फीमेल के केस में अलग इसका क्राइटेरिया है, मेल के केस में इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफर करेगा। तो फीमेल के केस में अगर BMI किसी का मोर देन या इक्वल टू 35 है, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, तो भी आपका टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होने के चांसेस हैं। और मेल के केस में थोड़ा सा आपका वेरिएशन है, मोर देन एंड इक्वल टू 40, ये BMI की रेंज है। तो ये आपका क्या है, 5 कंडीशन ऐसी है, ठीक है, 5 ऐसे आपका बोल सकते हो मेटाबॉलिक सिचुएशन है। अगर इनमें से सब हो जरूरी नहीं है, लेकिन मिनिमम 3 आपकी एटलीस्ट होती है किसी भी इंसान को अगर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है तो। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या बोला, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, क्योंकि इस केस में जब आपका
हम डायबिटीज मेलाइटिस की बात करते हैं टाइप 2 के केस में, तो हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। केवल आप ग्लूकोज की बात नहीं करेंगे, ग्लूकोज के साथ साथ हमारे लिपिड्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, हमारी प्रोटीन्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इन सब के मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से हमें ये सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं। तो ये जो आपकी कंडीशन है, टोटल मैंने 5 यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, तो इनमें से मिनिमम 3 भी अगर कंडीशन मैच करती है, ऐसा कुछ देखने को मिलता है, ऐसी प्रोफाइल किसी इंसान की दिखाई देती है, तो उसे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, या फिर उन्हें टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होगी। ठीक है, तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन सब प्रोसेसेस की वजह से, ये जो एक्टिविटीज है इनकी वजह से ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से मैं बार बार बोल रही हूं कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हो सकती है। ठीक है, तो देखिए इन सब की वजह से जो होने वाला है वो क्या है कि आप सिंपल से आप क्या बोलोगे कि इन सारी कंडीशन की वजह से जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी वो क्या है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो 5 टोटल कंडीशन है, इनमें से अगर 3 का भी कॉम्बिनेशन बनता है तो इनकी वजह से जो प्रॉब्लम होगी वो क्या होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम आएगी। और यही एक कारण है आपका टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस का। पहले समझते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि हमारी जो पैनक्रियाटिक बीटा सेल है वो अच्छा खासा अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, बीटा सेल के साथ कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि आपने देखा था टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में कि जो बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो गया था, इंसुलिन का लेवल कम हो गया था, जिसकी वजह से डायबिटीज हुई थी। लेकिन इस केस में आपका इंसुलिन के साथ कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बीटा सेल प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन बना रही है। लेकिन हो क्या रहा है कि वो इंसुलिन अपने टारगेट सेल्स में जाके असर नहीं दिखा रहा है। ठीक है, जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं वो इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्ड करना बंद कर चुके हैं। समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, यानी कि किसी चीज के होते हुए भी उसका असर न पड़ना। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे आपकी क्लास में होता है जनरली, है ना, टीचर आपको कितना सुना रहा है, कुछ बच्चे क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, वैसे ही इंसुलिन के रिसेप्टर भी रेजिस्टेंट हो जाते हैं, और उनकी रेजिस्टेंस के पीछे के कारण क्या है, ये। ठीक है, अब अगर आपसे कोई कहे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपके 5 आपके ये रीजन है जिनकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। तो इंसान के अंदर अगर इन 5 में से कोई 3 भी हैं तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस करने के लिए इनफ है। ठीक हो गया, तो अब देखो ये हमने ये मैंने इसलिए रखा था, ये प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी कि किस तरीके से इंसुलिन का रिलीज होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, क्या मैंने आपसे बोला था, इंसुलिन कौन बनाता है, हमारी पैनक्रियाटिक बीटा सेल बनाती है। कैसे बनाती है वो तो ठीक है, प्रोटीन है तो वो सेल के अंदर रहता है, स्टोर्ड रहता है वेसिकल के अंदर। होता क्या है, इसका रिलीज कैसे होता है, मैंने क्या बताया था आपको, जब भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है, क्योंकि देखो इंसुलिन आपको कब चाहिए बेटा, डिस्कस किया था हमने, इंसुलिन कब चाहिए, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है। क्योंकि इंसुलिन का काम क्या होता है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करना, ग्लाइकोजन में, यही काम है इंसुलिन का। ठीक है, और ये जो ग्लाइकोजन है ये कन्वर्जन कहाँ हो रहा है, हमारी लीवर के अंदर हो रहा है, लीवर सेल्स के अंदर, फैट सेल्स के अंदर हो रहा है, हमारी जो मसल सेल है उनके अंदर ये कन्वर्जन हो रहा है बेसिकली। तो आप कह सकते हो कि ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में मेंटेन करना जनरली। ठीक है, तो अब क्या हुआ, देखो ग्लूकोज जो है इंसुलिन की प्रेजेंस में ग्लाइकोजन में बदलता है, ये हमें पता है। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो क्या है कि अगर मान लीजिए कभी भी किसी इंसान, अब ये इंसुलिन कब रिलीज होता है, ये जो इंसुलिन हमारी सेल्स के अंदर स्टोर था इसका रिलीज कब होगा, जब इसकी जरूरत है। जरूरत कब है, जब ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है। तो होता क्या है, देखो जब भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल सपोज ज्यादा था तो ये ग्लूकोज कहाँ जाता है, हमारी बीटा सेल के थ्रू इसका अपटेक हो जाता है। ठीक है, हमारी बीटा सेल के सरफेस में, पैनक्रियास की जो बीटा सेल है इनके सरफेस में ग्लू ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, यानी कि ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके आना। समझ में आ रहा है, यानी कि ग्लूकोज ही इंसुलिन का रिलीज करवाएगा, क्योंकि जब ग्लूकोज ज्यादा होगा तभी इंसुलिन की जरूरत है। ठीक है, तो क्या हुआ, ग्लूकोज सेल के अंदर आया, अंदर सेल के अंदर आपकी क्या होगी, मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी, ग्लाइकोलिसिस होगी, क्रेब्स साइकिल चलेगी, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, एटीपी। एटीपी का लेवल बढ़ने की वजह से जो पैनक्रियाटिक बीटा सेल के सरफेस में पोटेशियम चैनल है वो क्या हो जाते हैं, आपके क्लोज हो जाते हैं।
इनके क्लोज होने की वजह से सेल के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। पोटेशियम का लेवल बढ़ रहा है यानी कि पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या फेज आएगी आपकी, डीपोलराइजेशन की फेज आएगी। और आपको पता है जब भी डीपोलराइजेशन होता है तो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट कैल्शियम चैनल क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। कैल्शियम की एंट्री सेल के अंदर होने लगती है और ये कैल्शियम का लेवल सेल के अंदर बढ़ने की वजह से ही जो इंसुलिन की वेसिकल्स हैं ये बस्ट हो जाती है यानी कि एक्सोसाइटोसिस होती है और फाइनली इंसुलिन रिलीज होके कहाँ आ जाता है, हमारे सर्कुलेशन में आ जाता है। तो ये था इंसुलिन रिलीज का मैकेनिज्म जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के केस में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसुलिन आराम से रिलीज हो रहा है, इंसुलिन के साथ कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम किसके साथ है, इंसुलिन के रिसेप्टर्स के साथ दिक्कत है। देखें, चलिए जिसे मैं हटा रही हूँ। अब आपको समझ में तो आ गया इंसुलिन रेजिस्टेंस के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि भाई इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होगा क्या। ठीक है, चलिए सपोज ये हमारी क्या है, सेल है, कोई सी भी सेल एक ड्रॉ कर लेती हूँ क्योंकि आपको पता है कि इंसुलिन कहाँ पे जाके काम करेगा बेटा, कहाँ जाके काम करेगा, इंसुलिन का एक्शन कहाँ पे आएगा। इंसुलिन को क्या करना है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना है। कहाँ बदलना है, लीवर में बदलना है, लीवर सेल्स के अंदर या फिर फैट सेल्स के अंदर या फिर आपकी मसल्स के अंदर। ठीक है, तो स्पेसिफिकली मैं केवल एक सेल ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये कोई सी भी सेल आप मान लीजिए, इसे मैंने बोला कि ये लीवर की सेल है। ठीक है, ये हमारी क्या है, लीवर सेल है और हमें पता है कि इसी के अंदर क्या होना है, आपका जो आपका ग्लूकोज अगर सर्कुलेशन में है, सपोज सर्कुलेशन भी मैं यहीं पे ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, ये सर्कुलेशन है सपोज। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो इंसुलिन था, इंसुलिन रिलीज होके कहाँ आया बेटा, ये आ गया इस तरीके से हमारे सर्कुलेशन में। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, डिटेल में फर्स्ट लेक्चर जरूर देखना है, इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये इंसुलिन था, ये कहाँ आ गया, हमारे सर्कुलेशन में आ गया। कैसे आया ये हम पढ़ चुके हैं ना। हमें पता है इंसुलिन को क्या करना है, इस ब्लड में प्रेजेंट ये हमारे मान लीजिए ब्लू कलर से जो मैंने डॉट्स दिखाए हैं, ये हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है। ओके, तो इंसुलिन को क्या करना है, इन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को लीवर सेल्स के अंदर जाके ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करवाना है। क्योंकि ये ग्लूकोज अगर ब्लड में ही रहेगा तो क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से तो डायबिटीज मेलाइटस हो रहा है। तो अब इंसुलिन दोनों ब्लड में है, देखो ग्लूकोज भी ब्लड में है और इंसुलिन भी ब्लड में है। अब क्या होगा ये देखें। ठीक है, अब क्या होगा, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि पहले तो हमें इस ग्लूकोज को लीवर सेल के अंदर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, ये ग्लूकोज अगर यहीं पे, ब्लड में तो कन्वर्जन होना नहीं है, कन्वर्जन कहाँ पे होना है, ये जो आपका कन्वर्जन होना है ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन कहाँ होना है, या तो हमारी लीवर सेल में होगा, फैट सेल में होगा या मसल सेल में होगा। तो सबसे पहली बात, ये ग्लूकोज को मुझे कहाँ लेके आना है, लीवर सेल में लेके आना है। तो ध्यान में रखेंगे कि जो लीवर सेल है इसमें भी हमारे क्या होते हैं, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं। मैं ये ट्रांसपोर्टर यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, ये हमारे क्या है, दूसरी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर है, इन्हें भी हम ग्लूट ट्रांसपोर्टर बोलते हैं, लेकिन ये दूसरी आइसोफॉर्म है। ध्यान रखना, जो बीटा सेल में जो ग्लूट ट्रांसपोर्टर है ये अलग है, दूसरी आइसोफॉर्म है, यहाँ पे जो है वो अलग है। ठीक है ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर ही दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, देखो सबसे पहले जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज है ये कहाँ जाएगा आपका, इन ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा आपका ये ग्लूकोज, लीवर सेल के अंदर पहुंच जाएगा। सपोज ये हमारा ग्लूकोज कहाँ आ गया, अंदर आ गया। समझ में आ गया। ठीक, ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स ने क्या किया, ग्लूकोज को अंदर कर लिया। ठीक, अब देखो क्या होता है, इंसुलिन क्या करता है, इस चीज को समझते हैं। इंसुलिन क्या करता है आपका, जनरली ये क्या करेगा आपका, ये जो ग्लूकोज है इसको, अब इसके क्या क्या फंक्शन है वो मैं एक वन बाय वन बताऊंगी। इंसुलिन के रिसेप्टर इस तरीके से सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। ये मान लीजिए किसके रिसेप्टर हैं, ये हैं आपके इंसुलिन के रिसेप्टर्स। ठीक है, तो इंसुलिन गया, ये क्या करता है, अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है। ठीक है, सपोज ये मैंने बाइंडिंग दिखा दी, ठीक है, बाकियों को छोड़ दिया अभी। ये अपने रिसेप्टर से बाइंड हुआ। जैसे ही इंसुलिन सेल सरफेस में प्रेजेंट अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है तो उसके बाद होता क्या है, ये चीज देखो आप,
ये क्या करता है आपका, ये जो ग्लूट ट्रांसपोर्टर आपको दिख रहा है ना, इसके एक्सप्रेशन को बढ़ा देता है। ठीक है, तो मैं सीधे लिखती हूं, इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ ग्लू ट्रांसपोर्टर। एक्सप्रेशन मतलब जीन लेवल पे जाके चेंज कर रहा है। इस चीज को समझ पा रहे हैं ना, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के थ्रू ही काम करता है। ये सारा हम लोग सेल सिग्नलिंग पाथवे में पढ़ चुके हैं, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर डिटेल में, जिसमें हमने इंसुलिन का ही एग्जांपल लिया था। तो होगा क्या, जैसे ही इंसुलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है, वैसे ही ये ग्लूट जो ट्रांसपोर्टर्स हैं यहाँ पे, इनके एक्सप्रेशन को बढ़ा देता है, यानी कि नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टर्स जो है आपके मेम्ब्रेन में बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है किसकी वजह से हुआ ये? इंसुलिन के अपने रिसेप्टर से बाइंडिंग की वजह से। आप खुद सोचो, अगर इस टाइप के ट्रांसपोर्टर्स ये सेल मेम्ब्रेन में बढ़ जाए तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज लीवर सेल के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, बताओ। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा जब ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा, हमें पता है कि इंसुलिन क्या करने वाला है, एक काम तो इसने क्या किया, ग्लूकोज को अंदर करने का कर लिया। ठीक है, ये काम आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा, आपको पता है कि यही लीवर सेल के अंदर ही ये ग्लूकोज किस में बदल जाएगा आपका, किस फॉर्म में स्टोर्ड होगा आपका? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ये काम किसने कराया? ग्लूकोज को ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में क्या वेरिएशन है आपको पता है ना? हाँ, जब बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिल जा रहे हैं तो वही तो ग्लाइकोजन है, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होना बेटा, ग्लूकोज आता जा रहा है, ऐड होते जा रहे हैं, दोनों के बीच में बॉन्ड बनते रह रहे हैं। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू ग्लूकोज आपस में जुड़ते जा रहे हैं, और अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? ग्लाइकोजन बोल रहे हैं। सपोज ये एक ग्लूकोज है, तो ग्लाइकोजन क्या है? इस तरीके से बहुत सारे ग्लूकोज मिल गए और इन्होंने क्या बना दिया? ग्लाइकोजन बना दिया। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये किसने कराया बेटा? किसने कराया? ये कराया इंसुलिन ने। इंसुलिन ने अपने रिसेप्टर से बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद इसने क्या किया, जो ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स थे उनके एक्सप्रेशन को बढ़ा दिया, यानी कि नंबर ऑफ ग्लूट ट्रांसपोर्टर मेम्ब्रेन में आपके ज्यादा बढ़ जाएंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज का अपटेक फ्रॉम ब्लड सर्कुलेशन होने लगेगा। ये जो ग्लूकोज है ज्यादा से ज्यादा सेल के अंदर जाएगा और इकट्ठा होकर क्या बना देगा? ग्लाइकोजन बना देगा। समझ में आ रहा है सेल के अंदर क्या हुआ? ठीक, अब देखो, अब ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो मेटाबॉलिक कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, ठीक है, जिसमें हमने ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात की थी, हमने बीपी की बात की थी, हमने ट्राइग्लिसराइड लेवल की बात की थी, एचडीएल की बात की थी, बीएमआई की बात की थी। तो उन सारी कंडीशंस की वजह से होता क्या है कि ये जो रिसेप्टर है ना, ये रिसेप्टर क्या हो जाते हैं? इस तरीके से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। रेजिस्टेंस होने का मतलब क्या होता है? ये क्या करते हैं, इनके पास इंसुलिन जाएगा, लेकिन ये इसे यहां से अपने पास आने नहीं देंगे। ठीक है, इंसुलिन जा रहा है, चलो ठीक है, इंसुलिन यहाँ पे जाके इस रिसेप्टर से बाइंड भी हो गया, लेकिन ये रिसेप्टर रेजिस्टेंट हो चुके हैं। ठीक है, इन्हें फर्क नहीं पड़ता इंसुलिन से। ठीक, अब क्या होगा, जब इंसुलिन से ये इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, इट मींस इंसुलिन का कोई इफेक्ट ये प्रोड्यूस नहीं करवाने वाले हैं, तो होगा क्या? देखो, ये जो आपका एक्सप्रेशन है ग्लूट ट्रांसपोर्टर का, अभी तक क्या हो रहा था? इंसुलिन की बाइंडिंग की वजह से एक्सप्रेशन बढ़ रहा था। अब क्या होगा, जो ग्लूट ट्रांसपोर्टर एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन तो भाई कर ही नहीं पा रहा। इंसुलिन का काम ही था ग्लूट ट्रांसपोर्टर के एक्सप्रेशन को बढ़ाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज सेल के अंदर जा सके। अब क्योंकि इसका एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा बताइए? जब ग्लूट ट्रांसपोर्टर का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, तो अमाउंट जो ग्लूकोज की एंट्री है सेल के अंदर, वो क्या हो जाएगी आपकी? ग्लूकोज क्या होगा? कम से कम जाएगा। ठीक है, जाएगा ही नहीं। एक टाइम ऐसा आएगा, कोई भी अगर ग्लूट ट्रांसपोर्टर है ही नहीं मेम्ब्रेन में, तो ग्लूकोज जाएगा कैसे? तो ग्लाइकोजन कहाँ से बनेगा? ग्लाइकोजन भी नहीं बनने वाला। इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा आपका? बढ़ जाएगा। बढ़ेगा ना, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स ही तो थे जो ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जा रहे थे। जब इनका ही एक्सप्रेशन कम हो चुका है, इंसुलिन काम कर ही नहीं पा रहा है, तो ग्लूकोज सारा का सारा कहाँ रह जाएगा? ब्लड में रह जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा? ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है ना, तो इसे क्या बोलोगे आप? हाइपर ग्लाइसीमिया। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका क्या हो गया? बढ़ गया। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, अब बात ये आती है कि ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका बढ़ा हुआ है, ठीक है, अब इसकी वजह से क्या और क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी।
ठीक, ये तो समझ में आ गया ना टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस कैसे हुआ, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे बढ़ा, तो ये है उसका मैकेनिज्म, इंसुलिन रिसेप्टर में रेजिस्टेंस आ गई, ठीक है। और एक और इसका मैकेनिज्म है वो मैं भी आपको बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। देखो, अब जब ये ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ गया है तो अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा कि ये ग्लूकोज वापस से क्या करेगा, अब हमारी बॉडी तो ऐसी है, देखो हमारी सेल्स तो जितनी है, आपकी लीवर सेल ठीक है, आपके इंसुलिन रिसेप्टर रेजिस्टेंट हो गए हैं, लेकिन बीटा सेल तो बेचारा अपना काम अच्छे से कर रहा था ना, तो अभी भी ये वही करेगा। इसको साफ साफ दिख रहा है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या है, आपका ज्यादा है, ठीक है। तो उसे लगेगा ना कि मुझे तो इंसुलिन बनाना है, उसे करने के लिए उसे ये थोड़ा पता है कि इंसुलिन के रिसेप्टर में दिक्कत आ रही है ना। तो होगा क्या, ये जो आपका ग्लूकोज बढ़ा हुआ है उसकी वजह से क्या होगा, और भी ज्यादा ग्लूकोज सेल के अंदर एंट्री लेगा, बीटा सेल ग्लूकोज को अंदर लेंगे, पूरी प्रोसेस होगी और भी ज्यादा इंसुलिन आपका रिलीज होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा बताओ, इंसुलिन बनते जा रहा है, बीटा सेल को ये नहीं पता है कि भाई तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठीक है, गलती किसकी है, आपकी इन रिसेप्टर्स की मिस्टेक है, और इनकी भी मिस्टेक नहीं है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से ये हुआ है। लेकिन बीटा सेल अपनी गलती मानते हुए इंसुलिन को लगातार बढ़ाए जा रहा है। तो इसकी वजह से जो चीज आपको फेस करनी पड़ेगी, जो प्रॉब्लम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में देखने को मिलती है, वो क्या है आपका हाइपर इंसुलिनेमिया, ठीक है। इंसुलिन का लेवल हमारे ब्लड में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इंसुलिन बनते जा रहा है, ग्लूकोज के लेवल में कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, क्योंकि सेल्स के अंदर ग्लूकोज का अपटेक हो ही नहीं रहा है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होने का तो मतलब ही नहीं बनता। तो ग्लूकोज के साथ हाइपरग्लाइसीमिया तो होगी, साथ में हाइपर इंसुलिनेमिया भी होगी। इंसुलिन का लेवल भी आपके ब्लड में लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। समझ में आ गया इतनी सी बात, ठीक हो गया। इसके बाद एक और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो हमारी इंसुलिन है ना, बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है, ठीक बात है, लेकिन जो हमारी बीटा सेल है ना, ये क्या करती है, इंसुलिन के साथ साथ एक और आपका प्रोटीन है जिसे ये रिलीज करती है, उसको क्या बोलते हैं हम, अमाइलिन, ठीक है। अमाइलिन आपकी प्रोटीन है जो आपकी इंसुलिन के साथ साथ रिलीज होते रहती है। तो होता क्या है, जितना ज्यादा इंसुलिन रिलीज होगा उतना ही ज्यादा अमाइलिन भी रिलीज होगा। तो ये अमाइलिन के लेवल के बढ़ने की वजह से अमाइलिन क्या करता है, आपका ये जो सेल्स है ना, सेल्स के बाहर का जो स्पेस है यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये अमाइलिन के क्या बन जाते हैं आपके, अमाइलिन आप लिखेंगे डिपॉजिट आपके बनने लग जाएंगे। कहाँ पे, सेल के बाहर ये अमाइलिन डिपॉजिट होने लगेगा। और ध्यान में रखिएगा, जब भी ये जो अमाइलिन है ये डिपॉजिट होते हैं तो ये क्या करते हैं, आपके अमाइलिन डिपॉजिट की वजह से क्या होता है आपका, इसकी वजह से ये जो बीटा सेल है, इसका बीटा सेल डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो इंसुलिन तो जो कर रहा, ठीक है, बीटा सेल तो अपनी गलती मान के इंसुलिन बनाए जा रहा है, लेकिन उसे ये भी तो पता है कि बीटा सेल क्या करेगा, इंसुलिन के साथ साथ अमाइलिन भी बनाता है, और अमाइलिन प्रोटीन है, यहीं पे आपके टिश्यू स्पेस में जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है। और जितना ये आपका एम्यलॉइड डिपॉजिट आपका होगा, उसकी वजह से क्या होगा, आपका बीटा सेल डैमेज होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आपने अल्जाइमर डिजीज में भी पढ़ा है, एम्यलॉइड बीटा प्लैक की वजह से कैसे आपका डिस्ट्रक्शन होता है न्यूरॉन्स का। तो सेम यहाँ पे भी होगा, ये जो आपका अमाइलिन है इसकी वजह से आपका क्या होने वाला है, बीटा सेल डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, बीटा सेल जितनी ज्यादा डिस्ट्रक्ट होती जाएंगी तो क्या होगा, आपका क्या होगा, डायबिटीज और भी ज्यादा वर्स होती चली जाएगी ना, होगी या नहीं होगी, ठीक है। अब इंसुलिन बनना भी क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो ये आपकी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस कन्वर्ट हो सकती है इनटू टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है, जहां पे बीटा सेल कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट हो जा रही हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा जो बात आपको मैं बताना चाह रही थी वो था, पहला रीजन तो सबको समझ में आ गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसकी वजह से क्या क्या हुआ सब समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा रीजन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस का क्या है, कभी कभी क्या होता है, आपका इंसुलिन का जो सिक्रीशन है ना वो कम होने लगता है, ठीक है, ये दूसरा रीजन है। तो पैथोफिजियोलॉजी हमेशा ध्यान रखेंगे टाइप 2 की,
सबसे पहला क्या है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस और दूसरा क्या है आपका डिक्रीज्ड इंसुलिन सिक्रीशन। ठीक है, कुछ ऐसे ही हो रहा है कि आपका जो इंसुलिन है, इंसुलिन का आपका इंसुलिन जो सेल के अंदर आपका इंसुलिन बनता है, क्योंकि इंसुलिन आपको पता है प्रोटीन है। ठीक है, तो प्रोटीन आपकी अमीनो एसिड से मिलके बनेगी। ठीक हो गया, तो अगर आपकी प्रॉब्लम आ रही है, सपोज आप इंसुलिन बन ही कम रहा है सेल के अंदर, ठीक है, तो उसका सिक्रीशन भी तो कम ही होगा बेटा। ठीक है, इंसुलिन भी तो आपकी एक प्रोटीन है जो फॉर्म हो रही है सेल के अंदर, तो अगर इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, अगर उसका प्रोडक्शन कम है, तो उसका सिक्रीशन भी तो कम होगा। ठीक हो गया, तो ये आपका क्या है, दूसरा रीजन है आपका क्या, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस का। ठीक है, एक तो रीजन ये था कि भाई इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में बन रहा था, लेकिन उसके रिसेप्टर्स में रेजिस्टेंस थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई थी। दूसरा रीजन क्या है कि जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है सेल के अंदर, जो ये पैंक्रियाटिक बीटा सेल के अंदर इंसुलिन बन रहा है, वो कम बन रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका सिक्रीशन भी कम होगा ऑब्वियसली, और इंसुलिन कम बनेगा तो उसके इफेक्ट भी कम ही आएंगे। ठीक है, तो दोनों ही पैथोफिजियोलॉजीज में जो ज्यादा आपकी जो सिचुएशन को वर्स कर सकती है वो कौन सी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्योंकि इंसुलिन सिक्रीशन सपोज कम है, ठीक है, इंसुलिन कम है, तो उससे क्या होगा, इंसुलिन के इफेक्ट कम आएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि ग्लूट ट्रांसपोर्टर बिल्कुल ही खत्म हो गए। जो जितना इंसुलिन है वो तो अपना इफेक्ट दिखा पाएगा कम से कम, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में क्या हो रहा है, इंसुलिन चाहे कितना भी हो, जब रिसेप्टर्स में ही रेजिस्टेंस आ चुकी है ड्यू टू मेटाबॉलिक सिचुएशंस जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, तो क्या होगा, इंसुलिन चाहे बनते रहे कितना भी अमाउंट, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये क्या है हमारा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। अब मुझे ये बताइए, किसी को टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है तो कैसे ट्रीट करोगे। टाइप 1 के केस में हमें पता था कि बीटा सेल डिस्ट्रक्शन हो रहा था, तो टोटली हमें इंसुलिन डिपेंडेंट रहना पड़ता था। ठीक है, बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ती थी। अब टाइप 2 के केस में सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ठीक है, किस वजह से थी बेटा, किस वजह से थी, जो मैंने स्टार्टिंग में 5 पॉइंट्स आपको बताए थे, है ना, ब्लड प्रेशर ज्यादा होना, ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका एलिवेट हो जाना, HDL लेवल का कम होना, ठीक है, ब्लड प्रेशर तो बता दिया था, इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, ठीक है, BMI का बढ़ जाना, ये सारे रीजन थे। ठीक है, तो इसका मतलब बहुत सिंपल तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम क्या करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, यानी कि इंसान अगर एक्सरसाइज करे प्रॉपर और एक प्रॉपर डाइट ले, तो उससे कहीं हद तक हम इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। चाहे वो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, चाहे ओवरवेट हो, चाहे BMI किसी का ज्यादा आ रहा है, वेट ज्यादा है, तो वो आप यहाँ से आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। ट्राइग्लिसराइड, HDL, लिपिड प्रोफाइल बिगड़ी हुई है, तो आप अपनी डाइट पे कंट्रोल कीजिए, उससे हम रिकवरी ले सकते हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल एलिवेटेड है, तो आप क्या कर सकते हैं, शुगर इनटेक पे आपका कंट्रोल हो सकता है ना। तो ये सारी सिचुएशन आपकी डाइट या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आपकी ठीक की जा सकती है। इसके अलावा ये तो आपने करना ही करना है, लेकिन इसके अलावा हमारी बहुत सारी ड्रग्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है, जो इसके ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। कुछ ऐसी ड्रग हैं जो अगर मान लीजिए हमें प्रॉब्लम पता है कि इंसुलिन सिक्रीशन, सेकेंड वाली प्रॉब्लम पे आ जाइए, आपको पता है कि इंसुलिन सिक्रीशन कम होने की वजह से दिक्कत आ रही है, यानी कि प्रोडक्शन कम हो रहा है, सिक्रीशन कम हो रहा है, तो हम ऐसी ड्रग्स दे सकते हैं ना जिससे आपका क्या हो, इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़े। ठीक है, प्रोडक्शन किस वजह से हो रहा है, वो तो अमीनो एसिड का रोल है उसमें, अभी उसके लिए कोई आपकी ड्रग हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ सिक्रीशन तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। हमें पता है सिक्रीशन का पूरा मैकेनिज्म हमें पता है, ठीक है, हमें पता है कि ये पोटेशियम चैनल की ब्लॉकेज की वजह से ही क्या हो रहा है, आपका प्रोसेसिंग आगे की ओर बढ़ रही है और इंसुलिन रिलीज हो रहा है। तो हम ऐसी ड्रग दे सकते हैं ना जो कि आपकी पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करती हो। ठीक है, आप पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेंगे तो फिर भी तो आपका वही सेम आपका जो फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है वही आगे कंटिन्यू होगी। तो हमारी जो मेन कैटेगरी ड्रग है सल्फोनिल यूरियाज, वो यही काम करती है। ठीक है, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करती है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हमारी बहुत सारी ड्रग्स हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। और इसको हम देखो, पहले क्लासिफिकेशन ये दिया जाता था इंसुलिन डिपेंडेंट एंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। ऐसा कहा जाता था कि जो टाइप 1 है, क्योंकि इसमें हम इंसुलिन ही देते हैं, तो इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस बोल दो। और ये क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं,
दूसरी मेडिकेशंस को यूज करते हैं, इसीलिए इसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट बोला। लेकिन ये जो आपकी टर्मिनोलॉजी है वो सही नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के केस में हम सल्फोनिल यूरियाज, मेटफॉर्मिन और भी हमारी कैटेगरी की ड्रग हैं, ठीक है, थायाजोलिडोन डेरिवेटिव्स, ये बहुत सारी कैटेगरी की ड्रग हैं आपकी, वो हम देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत टाइम ये होता है कि ये मेडिसिन असर नहीं करती है, तो फिर हमें इन पेशेंट्स को भी, टाइप 2 वाले पेशेंट को भी इंसुलिन देना पड़ता है। इसीलिए इंसुलिन डिपेंडेंट एंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस आप नहीं बोलोगे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम जुवेनाइल ऑनसेट, क्योंकि ये जनरली, क्योंकि इसका ज्यादातर रीजन जेनेटिक ही रहता है, तो क्योंकि जेनेटिक है, जीन में प्रॉब्लम है, तो बचपन से ही होगी, तो इसलिए इसे जुवेनाइल ऑनसेट बोला। और ये वाली जो प्रॉब्लम है ये आपकी क्या होती है, मैच्योरिटी ऑनसेट है, यानी कि एक पर्टिकुलर एज में आके इंसान को ये प्रॉब्लम होनी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जो इसका ट्रीटमेंट है वो मैं डिटेल में कराऊंगी, ठीक है, कि क्या क्या हमारी कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं और उनका मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से वर्क करती है। तो ये आपका था ऑल अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, कि किस तरीके से टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होती है और इसका ट्रीटमेंट जनरली हम कैसे कर सकते हैं। एक जनरल ट्रीटमेंट हमने देख लिया है, डिटेल्ड हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।